हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्वेस्ट ई क्यू में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे कि इंडिया की जो सिचुएशन थी वो 1950 से लेके और 1990 तक कैसी थी। फर्स्ट वाले चैप्टर की सिचुएशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है ना। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, अगर से आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फिर इस वाली सेकंड वाली वीडियो को देख, फिर इससे आप कोरिलेट करेंगे तभी जाके आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये मैं फुल एनसीईआरटी इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इस एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, है ना। रिफ्रेशर भी आप ले सकते हैं, रिफ्रेशर भी आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको बेस्ट लगती है, या फिर जो भी आपके टीचर आपको रिकमेंड करते हैं रिफ्रेशर भी ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से इसके लिए, इंडियन इकोनॉमिक के लिए, बेसिकली एनसीईआरटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो शैल वी स्टार्ट। ये चैप्टर आपका 50+ मिनट्स का हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो पेशेंस बनाए रखिए और देखते रहिए। मैं वन शॉट में इस चैप्टर को ख़त्म करा दूंगा, पार्ट्स में ख़त्म कराने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। बेसिक बेसिक चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन सब चीज़ों को अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा। ओके, और आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, आपने जो पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था तो पहले वाले चैप्टर में हम इंडिया इंडिया की हमने इकोनॉमिक सिचुएशन जानी थी कब से, 1757 से मान के चलो, क्योंकि फर्स्ट डे था वो जब हमारा देश का बैटल ऑफ प्लासी में हमारा देश हार गया था। तो बैटल ऑफ प्लासी में फिर उस दिन से हमारा देश क्या अंग्रेजों का रूल, अंग्रेज हमारे पे रूल करने स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने। सो 1757 से हमारा जो सफ़र था पूरा 1947 था। काफ़ी जो हमारा इतना लंबा सफ़र था, ठीक है, कॉलोनियल रूल में जो हम रह रहे थे, तो वो काफ़ी लंबा था। 190 ईयर्स का था वो, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके कॉमन सी बात है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, क्यों 1950 से ये बता रहा है हमारा देश आज़ाद हो चुका है। तो हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है काफ़ी उसमें चेंजेस आए होंगे और चेंजेस हमारी गवर्नमेंट को करने भी पड़े होंगे, है ना। तभी तो जाके, पहले तो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन था तो ब्रिटिश अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, ठीक है, 1947 से पहले तक। लेकिन अब आप देखोगे तो अब इंडिया अपना खुद क्या चलाएगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, तो उसके लिए बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जैसे इंपॉर्टेंट बात करो तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है क्या क्या। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन ने प्रेजेंट किया 5 ईयर प्लान। फिर उसके बाद गए तो आईपीआर देखा हमने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन देखा हमने, 1956 1948 में बना था, 56 में चालू हुआ था। फिर उसके बाद अगर जब हम आगे चलें तो फिर आगे हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में कैसा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, वो हैं 5 ईयर प्लान्स के कुछ फीचर्स हैं, तो वो है, वो हमें पढ़ने हैं। फिर हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आया, आएगा या फिर आया है, ठीक है। फिर ट्रेड एंड पॉलिसी में, फिर इंडस्ट्रीज में, तो ये काफ़ी सारे चेंजेस है इस चैप्टर में पढ़ने। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो 1 घंटा आप मान के चलो, 1 घंटे तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ओके, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, तो जैसे की बात है, जैसे आपको पता ही है ऑलरेडी कि 1947 ऑन 15 इस दिन हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ भाई, अंग्रेजों की हम क्या कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने हमारा भारत छोड़ दिया। अपने आप से नहीं छोड़ा भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ी, है ना। एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि 1956 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, ओके, ऑन 15 अगस्त। कुछ स्टेटमेंट लाइन है जो मैं पढ़ लेता हूँ। इंडिया वो टू अ न्यू डॉन ऑफ अ फ्रीडम। अब कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप से चलने वाला था, अपने पैरों पे चलने वाला था। फाइनली वी वर द मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 ईयर्स ऑफ अ ब्रिटिश रूल। भाई वैसे 200 ईयर्स लिखा है, लेकिन अगर जो एक्चुअल में देखा जाए तो 190 हम इसे बोलते हैं। 190 ईयर्स के बाद इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो गया था, होने जा रहा था या फिर हो गया था। तो इसमें छोटा सा एक ब्लैक सा मार्क गया है कि इकोनॉमिक सिस्टम, भाई इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर, हम कह सकते हैं एक ही ऑर्डर है, ठीक है। इसमें ये लाइन नहीं लिखी है बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ एक ऑर्डर है। और ऑर्डर आपको क्या बताता है, इस ऑर्डर में किस चीज का ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर है जैसे कैसा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, है ना। हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्शन कैसे करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना। इकोनॉमिक एक सिस्टम है जो कि
एक ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस है, नॉट कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया, वो वाला ऑर्डर नहीं है। समझ रहे हो ना, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है जिसमें हमें बताया जाता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैसे करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करनी है ना, और गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करना है। तो हम इसे सिंपली भाषा में इकोनॉमिक सिस्टम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन फिर भी आपको जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया, इंपॉर्टेंट हम लेके चलेंगे। फिर एक बार यहाँ पे इन्होंने लिखे, देखो जवाहरलाल नेहरू वॉज द मोस्ट, ठीक है, उस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। However, he was not in a favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union were all the means of production। देखो मैं आपको पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं सिंपली आपको एक चीज बताऊंगा कि भैया जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे आप एक शॉप खोलते हो तो आपका भी सेम वही चीजें रहती है कि भाई मैं अगर जो नई शॉप खोलूंगा तो मुझे करना क्या होगा उसके लिए। तो तीन सिचुएशन आपके सामने आती है। क्या आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये वर्ड तो आपको 11 से ही याद होंगे, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। तो तीन सिचुएशन हमारे सामने आई। वैसी तीन सिचुएशन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी, उनके सामने भी ये तीन तीनों सिचुएशन आई कि भाई क्या प्रोड्यूस करें, किसको प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें, है ना। तो प्रोड्यूस होने के बाद चलो प्रोडक्शन भी हो गया मान लिया। अब प्रोडक्शन होने के बाद इन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम है भाई डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो इन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीन टाइप की इकोनॉमी बनाई गई। ओके, याद रखना, तीन टाइप्स की इकोनॉमी बनाई गई। पहले थी कैपिटलिस्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट इकोनॉमी। फिर दूसरी हमारे पास थी, उसे कहते हैं सोशलिस्ट, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी। और फिर जो थर्ड हमारे पास इकोनॉमी है वो क्या थी? वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारी कंट्री आज भी फॉलो करती है। तो अब इसके बाद मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करूंगा यहाँ से। जवाहरलाल नेहरू the most, however, he was not in the favor of the former Soviet Union where all the means of production, सोवियत यूनियन को देख के ही हमारी कंट्री ने कॉपी किया है, ठीक है, कि भाई इनकी इकोनॉमी कैसे चलती है। ओके, ऑल द फैक्ट्रीज फार्म्स इन द कंट्री वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब होने क्या लगा, जब भाई पहले गवर्नमेंट ही चलाएगी, एकदम से प्राइवेट सेक्टर को तो दे नहीं सकते थे। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी कंट्री में चलेगी, और चल भी रही थी उस समय, और गवर्नमेंट को ही सारा काम करना था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी भाई चलना स्टार्ट हुआ। अब जब उन्होंने देखा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही है, धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे चलने लगी, तो फिर आगे गए। आगे उन्होंने देखा कि कुछ यार प्राइवेट सेक्टर भी है ना। तो प्राइवेट सेक्टर अपना काम कैसे करेंगे अगर जो सोशल वाले मतलब अगर जो गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेगी। इवन मान के चलो कि अगर आपको सिंपल खाना भी खाना है, सो यू हैव टू टेक परमिशन, ओके, फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है, ऐसा अगर सिंपल आपको पानी भी पीना है, सो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। सो इट विल बी वेरी कंजस्टेड हो जाएगा, है ना, ये बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। तो ऐसा कंजस्टेड नहीं हमें बनाना था, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा है यार ये तो बहुत कंजस्टेड हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें मौका देना चाहिए। तो फिर वो गए कैपिटलिस्ट की तरफ, है ना। अब कैपिटलिस्ट को ये अगर से सब कुछ दे दें तो कैपिटलिस्ट, आप मान के चलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है, वो देखती वो है प्राइवेट इकोनॉमी। और कोई भी जो प्राइवेट आदमी होता है वो क्या देखता है, अपना भला देखता है ना। तो जब वो अपना भला देखेगा तो फिर भाई गरीब आदमी तो क्या हो जाएगा, वैसे ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को भी नहीं मना कर दिया। उन्होंने बोला भैया कि नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद देखा 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 थोड़ा टाइम बीतता गया, तो बीतने के बाद उन्होंने देखा कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी, एक वो वर्ड लेके आया जिसे हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हुआ, कैपिटल वाले भी अपना डिसीजन ले रहे थे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वाले भी अपना डिसीजन ले रहे थे। ओके, सो ये जो पैराग्राफ है इसमें यही चीजें लिखी हैं, तो मैंने आपको पूरा पढ़ के ना बता के ऐसी छोटी सी समरी बता दी, बिकॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। पूरी बुक तो कोई याद कर नहीं सकता है, जिन्होंने ये बुक लिखी है वो भी याद नहीं कर सकते पूरी बुक की क्या लिखा था। ओके, नीचे चलते हैं। तो नीचे इन्होंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर थ्री क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करें। बट वन आंसर दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। भाई बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि हमारी कंट्री में जितनी भी चीजें डिसाइड होती है वो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होती है, उसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मार्क कर दिया, मार्क करते हुए चल रहा हूँ। इन द मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, ओनली those consumer goods will be produced that are in the demand. Goods can be sold profitably either in the domestic or in the foreign। ठीक है, सिंपल देखो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। मार्केट फोर्सेस है क्या, डिमांड और सप्लाई, ये आपको याद रखना है। फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको पता है कि प्राइवेट इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको पता है कि गवर्नमेंट जिसमें इंटरफेयर करता है और इसमें
कैपिटल इसमें प्राइवेट वाले इंटरफेयर करते हैं और इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंटरफेयर करते हैं। तो काफी लंबा लिखा है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, है ना। व्हाट इज अ प्लान? प्लान की अगर जब बात करें भाई, प्लान होता क्या है, तो प्लान बेसिकली एक, हम क्या कह सकते हैं, प्लान इट्स अ काइंड ऑफ रोड विच वी हैव टू डिसाइड, विच वी हैव टू गो ऑन दैट, है ना। इन नियर फ्यूचर वी हैव टू गो ऑन दैट, थ्रू दैट रोड, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि भाई प्लान एक रोड है जिसपे चल के हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अ प्लान इज अ स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। अब इसमें जो लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि भाई प्लान को हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी देश की जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे बेटर वे में हम यूज कर सकें। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विच आर टू बी अचीव्ड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लान के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ गोल भी होते हैं, जो कि क्या करना होता है, हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें क्या करना पड़ता है, अचीव करना होता है। ठीक है, जिसे मार्क कर रहा हूं मैं, हो नहीं रहा है। ओके, सो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल सी बात है। प्लान क्या है भाई, प्लान हम हमने प्लान इसलिए बनाया क्योंकि हमें क्या करना था, हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज थी उसको बेटर वे में ताकि हम यूज कर सकें। अब प्लान के कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, ठीक है, गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमें इसमें देखने हैं। ठीक है, सिंपल 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है, इसीलिए ऊपर प्लान प्लान लिखा है, प्लान 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 प्लान। अब हुआ क्या, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, तो भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, इन चीज का सॉल्यूशन निकला। ठीक है, निकलने के बाद अब हमारे पास भाई कोई आदमी ऐसे भी तो होने चाहिए थे जो इस चीज का डिसीजन ले, है ना। तो उसके बाद क्या बनी हमारी 1950 में, क्या बनी हमारी प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, तो प्लानिंग कमीशन बनी हमारी 1950 में। उससे पहले अगर जब मैं बात करूं तो आईपीआर बन गया था 1948 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना आप ध्यान रखो 1948 में ये बना था। ठीक है, और 5 ईयर प्लानिंग जो हमारी बनी थी, प्लानिंग कमीशन जो हमारी बनी थी, वो बनी थी हमारी 1950 में। ओके, ये यहाँ से मैं मार्क करके चलता हूँ, अभी दिक्कत कर रहा था ये मार्क होने में, हो जाएगा। ओके, सो 1950 में प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, अब हुआ कि 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी। अब प्लानिंग कमीशन के अंदर 5 ईयर प्लान बने, छोटे 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 ईयर 5 ईयर प्लान बने। अब छोटे छोटे कैसे, इस मतलब ऐसा बोला है गवर्नमेंट ने, ऐसा सोचा है कि भाई आगे आने वाले 5 साल में हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, फिर उसके नेक्स्ट जो 5 ईयर होंगे उस पर हम इंडस्ट्रीज में ध्यान देंगे, फिर उसके आगे जो होंगे हम उस पर ट्रेड और पॉलिसी में ध्यान देंगे, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे प्लान बने। तो वो जो प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ, प्लानिंग कमीशन 50 में बनी थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना था वो आपका बना था 1951 में। ठीक है, और उनके चेयरपर्सन कौन होते हैं, चेयरपर्सन उनके हमेशा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो इस समय जो 1950 में चेयरपर्सन कौन रहा होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कौन रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, द गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान, कुछ गोल होते हैं, देखो कोई भी प्लान बनते हैं तो उसके गोल होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैंने आपने आपको शुरू में ही बता दिया। तो इसके जो गोल हैं, देखो मैं आपको पूरा डिटेल में ना बढ़ा के मैं सिंपली आपको ये बता देता हूँ कि भाई इसके 4 गोल्स हैं, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं जेम्स। ओके, याद रख सकते हो, जेम्स, GEMS। ओके, जेम्स। तो पहला जी से हुआ ग्रोथ। ओके, यहाँ भी लिखा है, इसके जो हैं द गोल्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये है जेम्स। इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं जेम्स। जेम्स कैसे, देखो, ग्रोथ, देन इक्विटी, एम मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। देखो इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखना, इक्विटी आता है और इक्वालिटी आता है, तो दोनों में डिफरेंस है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, व्हाट आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान, 5 ईयर प्लान्स के क्या क्या गोल्स हैं। तो वो लिखता है इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है। मतलब ऑप्शन दे देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो लिखा है ग्रोथ लिखेगा, मॉडर्नाइजेशन लिखेगा, सेल्फ लाइन्स लिखेगा, और फिर इक्विटी की जगह वो इक्वालिटी लिख सकता है। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे यार ये तो सब है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इक्विटी, ओके, EQUITY, इक्वालिटी अलग है, इक्विटी अलग है। इक्वालिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने आपको बताया, जेम्स, आप याद रख सकते हो, खाने वाले कैडबरी जेम्स, जेम्स की तरह बिल्कुल इसे आप याद रख सकते हो। ओके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, इट इज एफर्ट टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस
द आउटपुट, भाई सिंपल सी बात है, ग्रोथ का मतलब होगा क्या? ग्रोथ का मतलब सिंपली ये होगा कि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी जीडीपी है उन सबकी, या जितना भी प्रोडक्शन होता है उन सबकी क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए. इट implies either a larger stock of productivity capital or a larger size of supporting services like transportation, banking or other increase in the efficiency of productive कैपिटल एंड द सर्विसेज. हर एक तीनों सेक्टर में क्या हो? ग्रोथ हो. प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टेरिटरी सेक्टर हो, तो तीनों सेक्टर में क्या होनी चाहिए? ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स बढ़ा हुआ, है ना? आप लिख सकते हो ना इसका आंसर कि सिंपली हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की. फिर आगे जाके एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आगे कर दिया था. महान लोबिन्स, इनको आपको बिल्कुल याद रखना होगा क्योंकि इनको कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. ओके, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. और इन्होंने एक दो चीज इसमें मार्क नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल ध्यान रखना है. ऐसा मैं सोचना है कि मैं मार्क कर नहीं रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है. मान लोवेंस एस्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI जिसे बोलते हैं, which still serve as a respected forum for statistician to the discuss their ideas. ठीक है, बोधा ISI एंड संख्या. संख्या याद रखना, इन्होंने क्या किया था इसका? मतलब ये फाउंडर थे इन चीज़ों के. आर द हाईली रिगार्डेड बाय द स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप मान सकते हैं. और इन्हें 5 ईयर प्लानिंग का फादर भी माना जाता है ना. वैसे तो आर्किटेक्ट, अगर जो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आर्किटेक्ट, और फिर ये आएगा इन्होंने क्या क्या काम किया है, तो आप इन्होंने ISI इंट्रोड्यूस किया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ISI इंस्टीट्यूट, है ना. और संख्या, जनरल संख्या, जिसकी हम बात करते हैं. ओके, लेकिन इनके प्लानिंग को जो महत्व, सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे इन्होंने ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी. ठीक है, मतलब बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान इतना अच्छे से नहीं चल पाया, बट सेकंड 5 ईयर प्लान जब ये आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से फर्स्ट 5 ईयर और सेकंड 5 ईयर प्लान को चलाया. ओके, ऐसे नहीं कि 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे से चला, बहुत सारी खामियां भी हैं. देखो, जब चीज़ें बनती है तो हर चीज़ आती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है ना. देखो, सेक्टर्स तो आपको पता है, 3 सेक्टर होता है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर. तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये बीच में सेक्टर, सर्विस सेक्टर इन्होंने डाल दिया है, तो वो सेम है. अब टेरिटरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सर्विस सेक्टर को लेके. ओके, फिर इट इज स्टेडली, ऊपर पढ़ा ही नहीं मैंने, इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये ग्रोथ की बात कर रहा है पूरा. ठीक है, ये ग्रोथ की इसने बात की है कि जीडीपी बढ़नी चाहिए. फिर उसके बाद अगर जब हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास मॉडर्नाइजेशन. अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की अगर जब हम बात करें तो सिंपल सी बात है, मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना, टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब इन्होंने जो लिखा है, टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ साथ द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी. और कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने की बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग द न्यू सीड्स वैरायटी इंस्टेड ऑफ यूज ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, ओल्ड वन मतलब क्या? मतलब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या? मॉडर्नाइजेशन होना है इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या होना है? मॉडर्नाइजेशन होना है. सिमिलरली, अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन. कोई भी फैक्ट्री है तो वो अपना आउटपुट कैसे बढ़ा सकती है? नई नई मशीन को यूज करके. अडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन. जब कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी को क्या करता है? अडॉप्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन. और सिंपल वे में अगर आप ये भी देखो तो ये भी आप लिख सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं लोग अपना क्या करते हैं? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन. लेकिन ये सब चीज़ें होती कैसे? जब मशीन्स इंप्रूव होगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, है ना. तो मॉडर्नाइजेशन में आपको कहीं ना कहीं ये साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है कि ये सब चीज़ें इंप्रूवमेंट होना चाहिए. अब ये बात कर रहे हैं सेल्फ लाइंस, कि भाई सेल्फ लाइंस मतलब होता क्या है. ओके, सो सेल्फ लाइंस की अगर जब बात करें तो खुद में, अपने आप में हमें क्या करना है? सेल्फ लाइंस होना है, आत्मनिर्भर. आजकल मोदी जी इतना बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो. तो सेल्फ लाइंस को आप कैसे लिख सकते हो भाई? सेल्फ लाइंस मतलब होता क्या? आत्मनिर्भर बनना है. आत्मनिर्भर मतलब कहीं ना कहीं हमें ये बोला जा रहा है कि हमें अपनी कंट्री का ही जो गुड्स हैं वो यूज करने हैं. ठीक है, मेन बात मतलब अपनी कंट्री के अंदर हमारा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना. अ नेशन कैन बी प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर नेशन. दूसरी कंट्री से हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में हमें गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करना
चाहिए। ओके, तो सेम कहते हैं सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर तभी तो बनेंगे जब अपना, जैसे अभी कोविड के टाइम पे बेसिकली खादी कपड़ा के बारे में इतना हो गया था। और आपने देखा है कोविड के टाइम पे ये टिकटॉक वगैरह बहुत सारे ऐप हैं जो बैन हुए हैं, है ना? तो कहीं न कहीं बोला गया है कि आत्मनिर्भर बनो भैया, जो भी करना है अपना करो, बस दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो। तो सेल्फ रिलायंस को हम लिख सकते हैं आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भर मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि भाई अ नेशन कैन बी प्रमोटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन। ठीक है? द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स गिव इंपॉर्टेंस टू द सेल्फ लाइन। जो शुरू के, मान के चलो शुरू के जो 7 5 ईयर प्लान थे, उन्होंने सेल्फ लाइन्स को क्या किया, प्रमोट किया, मतलब खुद का बनाओ। ठीक है? विच मीन्स अवॉइडिंग द imports of those goods which could be produced in इंडिया itself। ठीक है? उन चीज का मतलब बेसिकली वो चीज करके लेके चलो जो कि क्या होता है हमारी कंट्री के अंदर यूज होते हैं। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन भी हो गया। आप इक्विटी को एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, सो इक्विटी की अगर जब बात करें तो इक्विटी, अब देखो इक्वालिटी और इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि देखो इक्वालिटी तो मतलब होता है समानता, मतलब बेसिकली सिमिलर, है ना? और इक्वालिटी का मतलब होता है सिमिलर। इक्विटी का मतलब ये होता है कि भाई जो जितना, जो जैसा काम कर रहा है ना, उसको उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, ऐसे डिफाइन मैंने कर दिया है। ठीक है? नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ लाइन्स बाय देमसेल्फ मे नॉट improve the kind of life which people are living। ठीक है? A country can high growth हो सकती है, the most modern technology developed in the country itself and also have most of its people living in poverty। It is important to ensure that the benefit of economic prosperity reach to the poor section as well as। ठीक है? केवल यही नहीं है, मतलब इक्विटी का मतलब सिंपल अगर जब हम बात करें तो भाई रिच भी इंजॉय करना चाहिए। देखो रिच तो सारी चीज़ें इंजॉय करते ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुअर सेक्शन को भी उतना इंजॉयमेंट होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी की ये बात कर रहा है। ठीक है? अब कैसे हो सकती है इक्विटी? देखो इक्विटी कैसे हम कर सकते हैं कि भाई आप मान के चलो जो लग्जरी आइटम है उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए, है ना? और जो बेसिक नीड्स है जैसे आटा चावल दाल रोटी, इन सब में क्या करना चाहिए, 0% टैक्स लगाना चाहिए। वैसे तो 5% टैक्स है, ठीक है, लेकिन 0% अगर जिनमें टैक्स लगा है तो गरीब आदमी से ईजिली से खरीद सकता है ना? बट होता तो ऐसा नहीं है ना, है तो ऐसा ही लगभग लगभग, अगर आप देखो जनरल तो है ऐसा ही। ठीक है? लग्जरी आइटम पे ज़्यादा टैक्स है और जो नॉन लग्जरी आइटम है उनमें क्या, जो बेसिक नीड वाला आइटम है उनमें कम टैक्स है। तो कहीं ना कहीं इक्विटी यही बताता है कि भैया अमीर आदमी भी इंजॉय जो चीज़ें कर रहा है वो क्या, गरीब आदमी भी वो चीज़ें इंजॉय करे। ओके, नीड्स कहाँ से पढ़ लेते हैं, इसे कहाँ से हो सकता है बता। यहाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से पढ़ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच टू द पोर सेक्शन एज वेल इंस्टेड ऑफ बीइंग इंजॉयड ओनली बाय द रिच सेक्शन। ठीक है? तो जितना है वो फ़ायदा क्या पोर सेक्शन को भी मिलना चाहिए और किसको मिलना चाहिए, रिच सेक्शन को भी मिलना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ लाइन्स इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है? केवल ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इक्विटी भी इतना इंपॉर्टेंट है जितने ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। ठीक है? हर एक इंडियन को अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का हक है। नीड्स ऑफ सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। भाई जो इनइक्वलिटी है, मतलब जो समानताएं नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ शुड बी रिड्यूस, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए, मतलब इक्वलिटी लाना चाहिए। ठीक है? अब आगे चलते हैं भाई एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम पढ़ेंगे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि भाई एग्रीकल्चर की सिचुएशन तो बहुत ख़राब थी। ख़राब थी ना, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ज़मींदारी सिस्टम, है ना? और क्या कर रहे थे, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें ब्रिटिश वाले कर रहे थे, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ख़राब हो गया था। तो अब कहीं ना कहीं हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को क्या लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत थी, और लैंड रिफॉर्म हुआ भी। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे देश ने किया वो क्या किया, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मतलब क्या होता है, लैंड में चेंजेस। ठीक है? अब चेंजेस किस टाइप से उन्होंने चेंजेस किए, देखो बहुत सारे टाइप है लैंड में चेंजेस करने के लिए। टैक्स हटाना, और जितने लैंड सीलिंग, लैंड कंसोलिडेट, ये बहुत सारी फ्रेगमेंटल लैंड होल्डिंग, ये इतने हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, तो इन सब वर्ड को हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हमारे गवर्नमेंट ने, इन्होंने बेसिकली क्या करा, लैंड रिफॉर्म किया। लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड में जैसे जमींदारी सिस्टम था उसको हटाया, है ना? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडियरीज। ठीक है? टैक्सेस की यहाँ पे बात कर रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडियरीज ऑन द बेसिस ऑफ
टैक्सेस की बात करें, इंटरमीडियरीज का वर्ड आप बिल्कुल याद रखना। वेरियसली यहीं से है ना, वेरियसली कॉल्ड जमींदारी जागीरदार्स। एक सेकंड ना, मैं ऊपर देख लूं जरा। हम्म, ठीक है। तो आपने देखा जमींदारी सिस्टम वहां पर था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम था तो उसमें क्या हो रहा था, जमींदार एक हरारकी बना रखी थी। एक हरारकी मतलब एक सिंपल सा एक ट्रायंगल टाइप का था, जिसमें बीच में जमींदार थे, नीचे आपके क्या थे, पीजेंट्स थे, और सबसे ऊपर क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता था। हु वर मेयरली कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द इम्प्रूवमेंट ऑन द फार्म। क्या कर रहे थे उस समय, क्या कर रहे थे, ब्रिटिश को वो पैसा जमा कर करके दे रहे थे, मतलब टिलर्स से जो काम कर रहे हैं उसमें, उनसे पैसा कलेक्ट कर करके किसको दे रहे थे, ब्रिटिश को दे रहे थे। 11/10 का रेशियो है, बिल्कुल याद रखना, ये लाइन लिख लो कहीं ना कहीं। 11/10 का रेशियो है, जो ब्रिटिश काम कर रहे थे 11 में से 10 प्रोडक्शन जितना भी होता था प्रोडक्शन वो खुद रखते थे, केवल एक जो प्रोडक्शन होता था वो जमींदार और टिलर्स को दिया करते थे। ओके, सो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स टू इंडिया इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहीं ना कहीं अगर जब हम बात करें कि जब हुआ क्या, जब लो लेवल प्रोडक्टिविटी हुई, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, तो कहीं ना कहीं इंडिया को जरूरत पड़ी अमेरिका से खरीदने की। ओके, ये लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी। ये हम उसके बाद की बात कर रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स टू इंडिया इम्पोर्टेड फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से हमें खरीदने की जरूरत पड़ी। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड लैंड रिफॉर्म, ठीक है। जैसे जैसे इक्विटी आई तो इक्विटी के आने से हमारे कंट्री में लैंड रिफॉर्म आया, विच इज प्राइमरी refers to the change in the ownership of the land holding। कहीं ना कहीं ओनरशिप चेंज हुई लैंड होल्डिंग की, जिन पे लैंड था या जिन पे लैंड नहीं था उन्हें लैंड दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कहते हैं। जस्ट अ ईयर ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप वर टेकन टू एबोलिश द इंटरमीडियरीज, ठीक है। क्या करा उन्होंने, धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ तो कहीं ना कहीं टैक्स में बदलाव किया। भाई 11/10 का रेशियो था, मान के चलो 10 पूरा ब्रिटिश रख रहा था और 1 किसको दे रहा था, इनको दे रहा था, इंडियन लोगों को। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में क्या हुआ, चेंज आया। इंटरमीडियरीज मैंने आपको ऊपर भी वर्ड किया है, एबोलिश, इसको इसने क्या किया, एबोलिश किया। एंड टू मेक द टिलर द ओनर ऑफ द लैंड। अब धीरे धीरे होने क्या लगा, जैसे टैक्स खत्म हुआ, ठीक है, टैक्सेस कम होने लगे, तो जो खेत में काम कर रहा था ना वही उसका ओनर बनने लगा। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उनको लैंड देने लगे कि भाई ठीक है। The idea behind this move was that ownership of a land would be given incentives to the tillers to invest to making improvement प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड टू अवेलेबल टू देम। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब इनको लैंड मिलने लगा तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लोन की फैसिलिटी भी उनके लिए करानी स्टार्ट कर दी, है ना। इंसेंटिव की ये बात कर रहा है यहाँ पे, इंसेंटिव दिए। तो कहीं ना कहीं जब इंसेंटिव दिए तो इंसेंटिव देने के कारण भाई लोग में जोश आया, आपको पैसा मिलेगा तो आप बिल्कुल काम करोगे, तो लोगों पे पैसा आया, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। ओके, फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या करा, लैंड सीलिंग स्टार्ट किया। लैंड सीलिंग वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई लैंड सीलिंग भी एक पॉलिसी है, ठीक है, जो लोग लैंड रिफॉर्म के अंदर आती है। लैंड सीलिंग, अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जो लैंड अलग अलग टुकड़ों में पहले किया था, फ्रैगमेंटल स्मॉल फ्रैगमेंटल ऑफ लैंड होल्डिंग किया था ना फर्स्ट वाले चैप्टर में। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, लैंड लेना स्टार्ट कर दिया। लैंड मतलब लैंड सीलिंग स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई सारे लैंड हमें दो, मतलब अलग अलग टुकड़ों में दिए गए थे पहले लैंड ना। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सारे लैंड हमारे दो, लैंड सीलिंग की गवर्नमेंट ने। और फिर लैंड सीलिंग करने के बाद आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ अ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय द एन इंडिविजुअल to the purpose of land sealing was reduced to the concentration of the land ownership in a few hands, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई कितनी जमीन है हमारे पास। अब कितनी जमीन होने के बाद जिसको जितनी जरूरत थी गवर्नमेंट ने केवल उसको उतनी जमीन दी। देश अभी भी आजाद हुआ था, और क्या लोगों के पास, कुछ तो जो करोड़पति लोग थे उनके पास तो काफी जमीन थी, तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करा, लैंड सीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, और जिसको जितनी जमीन थी उसको उतनी जमीन दी गई। एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज टैक्स तो हमने देख ही लिया कि हटा दिया था। दैट सम 20 लाख tenants came into a direct contact with the government। भाई क्या कम से कम 200 लाख जो लोग थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए। दे वर दस
फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द जमींदार। भाई ये लोग ऐसे थे कि इनको जमींदार ने बहुत परेशान किया हुआ था। द ओनरशिप कन्फर्ड ऑन द टीनेट्स गेव देम टू इंसेंटिव टू द इंक्रीज आउटपुट ऑफ द input increase output and this contributed to growth in agriculture sector। तो 200 लाख टीनेंट्स मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के कांटेक्ट में है, जिन मतलब कहना चाह रही है गवर्नमेंट कि हमने 200 लाख टीनेंट्स की क्या की, हेल्प की उस समय, और उनको लैंड दिया, लैंड के साथ साथ उनको क्या दिया, इंसेंटिव भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराया, जिससे क्या हुआ कि हमारी कंट्री का आउटपुट बढ़ा, आउटपुट से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का जीडीपी में ग्रोथ हुई। However, the goal of equity was not fully served by the abolition of intermediaries। भाई ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ये however the goal of equity was not full served by the abolition intermediate, मतलब टैक्स के कम होने से इक्विटी का फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए इन सम एरियाज ऑफ द फॉर्मर जमींदार। भाई कुछ एरिया में जो जमींदार थे शाणे बन गए थे, है ना, कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। भाई कुछ लोग तो अभी भी इतने शाणे थे कि क्या कर रहे थे, उन्हें पता था कि हमारे लेजिस्लेशन में लेजिस्लेशन में क्या है कि बड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है ना, फट से डिसीजन नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेशन में जा रहे हैं, कोर्ट में डाल रहे हैं, अपील डाल दे रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं मेरा लैंड है। तो उन्हें पता है कि भाई 20 साल तक केस लड़ना है, तब तक तो क्या हो जाएगा, लैंड मेरा हो ही जाना है ऑटोमेटिकली। देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर इवेक्टेड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटेड। मतलब कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे अभी भी क्या ये जमींदार वाला सिस्टम चल ही रहा था, जबकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन फिर भी क्या ये चाह रहे थे कि भाई हमारा लैंड है, हम क्यों दें, है ना। गवर्नमेंट को लैंड सीलिंग करने से क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रहे थे बहुत सारे। क्लाइमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इवन व्हेन द टीलर्स गॉट ओनरशिप ऑफ अ लैंड, द poorest of the agriculture laborers such as sharecroppers and the landless laborers did not benefit from the land reform। होता ही है, देखो भाई आजकल होता क्या, उस समय गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने सबको बेनिफिट दिया, ठीक है, लेकिन कुछ बड़े बड़े लोग जिन पे ज्यादा पैसे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लैंड उनसे छीन लिया, अपने आप खेतों में काम करने लगे और बोला कि ये तो मेरा लैंड है, ठीक है, मैं लेबर हूँ, अब ये लैंड मेरे नाम कर दो। अभी भी ऐसा होगा, आपने देखा होगा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसमें भी होता है क्या है कि येलो कार्ड व्हाइट कार्ड ये बनता है ना। तो आपने देखा होगा बहुत से अमीर अमीर लोग, ठीक है, बहुत से अमीर अमीर लोग भी क्या करते हैं, अपना येलो कार्ड बनवाते हैं राशन लेने के लिए केवल, है ना, व्हाइट कार्ड बनवाते हैं। तो जिस हमारे कंट्री में बेसिकली चीज हमने ये देखी है कि जिसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए प्रॉपरली उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। जो पैसे वाले लोग हैं कहीं ना कहीं बीच में वो अपनी टांग अड़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, है ना। सो लैंड सीलिंग का पूरा प्रोसीजर चलता रहा, बेचारा गरीब आदमी तो हमेशा गरीब ही रहेगा, तो सिंपल सेम वही चीजें उस समय होने लगी। बोला है कि भाई क्या हम आपको लैंड देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। सो लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ लूप होल्स विच वर एक्सप्लॉइटेड बाय द बिग लैंडलॉर्ड। जो मैं आपको बता रहा था, बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वो फिर केस डालने लगे अपना, बोलने लगे नहीं नहीं भैया, या तो फिर खुद खेतों में घुस के काम करने लगे और दिखाने लगे कि नहीं हम गरीब हैं और ये हमारा लैंड है। लैंड रिफॉर्म वॉज सक्सेसफुली इन, अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंड रिफॉर्म कहाँ पे सक्सेसफुली हुआ, वर सक्सेसफुली इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। ओके, West Bengal, because these states had government committed to the policy of the land their पॉलिसी लैंड टू द टीलर। ठीक है, ये क्यों, ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये स्टेट जो है गवर्नमेंट के एक्शन में काम करने लगे थे। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वलिटी इन द लैंड होल्डिंग कंटिन्यू टू दिस डे। ठीक है, होने क्या लगा, फिर कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज फॉलो ही नहीं की है। भाई अब क्या कर सकते हैं, ऐसा होता ही है ना। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भैया कौन 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 सा स्टेट है जिसमें क्या लैंड सीलिंग का जो प्रोसीजर है, लैंड रिफॉर्म अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। तो आप लिख सकते हो कि लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुली इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, दो स्टेट के नाम आप याद करने हैं आपको, 29 में से दो स्टेट के नाम आप इजली से याद कर सकते हो। द ग्रीन रेवोल्यूशन, अब हम बात करते हैं एक नया चेंज जो हमारी कंट्री के अंदर आया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। एट द इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। जैसे हम बात करें कि भाई हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है 75% स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी उस समय की, बहुत लो थी, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है,
एंड द एब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द फार्मर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस समय। अच्छा, ठीक है, लोगों के पास फैसिलिटी नहीं थी, मशीन्स नहीं थी। इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड ऑन द किस पे डिपेंड? ऑन द मॉनसून। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भाई पहले, अभी भी वैसे एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड है। आप देखते हो ना, कभी कहीं अगर जब बाई चांस कहीं बाढ़ आ जाती है तो पूरा मॉनसून खराब हो जाता है। ओके, सो मॉनसून पे डिपेंड है अभी भी। ठीक है, मॉनसून, एंड इफ द मॉनसून फेल शॉर्ट, द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू द इरिगेशन फैसिलिटी विच वर वेरी फ्यू है। ठीक है, तो भाई ये मानसून पे डिपेंड था। अगर जब मानसून आया तो फसल अच्छी होगी, मानसून नहीं आया तो फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट वर्ड, द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर, the stagnation in the agriculture during the colonial rule was permanently broke by the green revolution। ये लाइन बिल्कुल आपको याद रखनी है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो हमारी कंट्री में पहले स्टैग्नेशन लगा हुआ था, रुकावट लगी हुई थी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन ने रिप्लेस कर दिया। दिस रेफर टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब कैसे बढ़ने लगा? उन्होंने क्या करा? एच वाई वी सीड्स का यूज किया, स्पेशली फॉर द व्हीट एंड राइस। शुरू में तो फर्स्ट में तो उन्होंने क्या करा? एच वाई वी सीड्स का यूज किया। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अलग अलग टाइप के जो सीड्स थे, और किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा किया? व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ज्यादा किया, तो धीरे धीरे ये प्रोडक्शन बढ़ने लगा। द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड टू यूज of fertilizers and the pesticide in the correct quantities as well as regular supply of a water। the application देखो, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में हेल्प की है, जैसे यूज ऑफ fertilizers and pesticide the correct quantities as well as require a regular supply of water। the application of these input in correct proportion is vital। the farmer who could benefit from hiv seeds hiv seeds from the YV seeds required a reliable irrigation facility as well as the financial resource to purchase the fertilizers and the pesticide। भाई जिनको बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट ने उनको क्या किया? सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट, फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली मिड 1960 के बीच में हुआ था, अप टू द 70। ठीक है, 70 से 60 के बीच में हुआ था फर्स्ट फेज बोला है। The use of HYV seeds was restricted to the more affluent states such as पंजाब। किसी किसी स्टेट में ये जो पेस्टिसाइड्स का है यूज जो है कम कराया था। कौन कौन से स्टेट है, कहाँ लिखा है? restricted to the more affluented states such as पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन स्टेट में क्या बोला गया था? Further, the use of HYV seeds primarily benefited to the wheat। ठीक है, कुछ इन स्टेटों में HYV सीड्स का यूज नहीं हुआ था। ठीक है, ये लिखा है ना इसमें, द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफिलेंटेड स्टेट। इन स्टेटों में क्या HYV सीड्स का यूज नहीं हुआ? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फर्दर, द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरीली बेनिफिट टू द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। ठीक है, HYV सीड्स का जो जहाँ पे चावल ज्यादा होता है, व्हीट गेहूं ज्यादा होता है, ठीक है, उस वाली जगह में ज्यादा बेनिफिट मिला। इन द सेकंड फेज की अगर हम बात करें, इन सेकंड फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1970 और 1980 की बात करें, द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द लार्जर नंबर ऑफ द स्टेट एंड बेनिफिट मोर वैरायटी ऑफ द क्रॉप। भाई धीरे धीरे ये फैलने लगा और बहुत जगह हमारा प्रोडक्शन होने लगा। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी वाज अनेबल इंडिया टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन। अब धीरे धीरे होने क्या लगा? कहीं ना कहीं हम अपना खुद का फूड ग्रेन बनाने लगे। पहले स्टार्टिंग में हमने कि अमेरिका से, यूएसए से परचेस करने की जरूरत पड़ रही थी। The spread of green revolution technology enabled India to achieve the self-sufficiency in the food grain। India no longer had to be at the mercy of America or any other nation। अब क्या इंडिया को किसी की जरूरत नहीं थी? कहीं ना कहीं पहले अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, अब कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, जरूरत नहीं थी। फॉर मीटिंग इट्स फूड रिक्वायरमेंट, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट इज द इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट इनफ। भाई इंपॉर्टेंट तो है, बट
बहुत ज़्यादा नहीं है ना? इफ अ लार्जर proportion of this increase is consumed by the farmer themselves instead of being sold. अब हो क्या रहा था भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो रहा था, लेकिन मान के चलो कि अब अगर जे हमारे खेत में 100% फसल हो रही, तो 100% फसल में मैं क्या कर रहा हूँ, 90% तो खुद ही खाता रहा हूँ, 10% क्या रख रहा हूँ बस। तो ये चीज़ें गलत हो रही थी। तो कंज़्यूम क्या फार्मर्स क्या कर रहे थे, कंज़्यूम ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है? बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में कम बेच रहे थे। द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस टू द इकोनॉमिक एज ए होल। भाई ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक को बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोग अपना ही सब्सटेंसिंग फार्मिंग की बात कर रहे हैं, है ना? कि लोग अपने लिए फार्मिंग कर रहे हैं और कमा रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है? If, on the other hand, a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmers, the higher output can be make a difference to the economic. The proportion of agriculture produce which is sold in the market by the farmer is called marketable surplus. ठीक है? मार्केटेबल सरप्लस होता क्या है, देखो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब बेसिकली ये होता है कि फार्मर अपने लिए तो खा रहा ही खा रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद बेचने के बाद उसके बाद बेच रहा है, फिर बेचने से जो से बेनिफिट मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। द हायर आउटपुट कैन बी मेक डिफरेंस ऑफ द इकोनॉमी। द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय द विच इज सोल्ड टू द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस जो फार्मर बेच रहा था 100% में से 10% अगर जो वो बेच रहा है, 90% खुद में लगा रहा था, उस 10% को बोला गया है मार्केटेड सरप्लस, ठीक है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन द फूड बेनिफिट फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द रियलिटी। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन देखो दो फेजेस में हुआ। फर्स्ट फेजेस में क्या हुआ, वीट और राइस पे ज्यादा फोकस किया गया। सेकंड वाले में हर एक क्रॉप पे फोकस किया गया, ठीक है? मार्केटेबल सरप्लस होने लगा सेकंड वाले में, मार्केटेड सरप्लस, जिससे क्या फार्मर क्या कर रहा, अपने लिए भी कमा रहा था और मार्केट में भी सेल कर रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को ज्यादा पढ़ के नहीं हो गया, बस ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया। आगे चलते हैं, है ना? अब धीरे-धीरे होने क्या लगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होने लगा, तो कहीं न कहीं जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ने लगा, ओके? तो अब होने क्या लगा, देखो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा। कहीं न कहीं उस गुड को हम क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे सेकेंडरी गुड्स में। अब भाई सिंपल सी बात है, कन्वर्जन ऑफ गुड्स इज़ नोन एज़ सेकेंडरी, है ना? सेकेंडरी सेक्टर का फिर इसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो कहीं न कहीं तीनों सेक्टर में हमारा जीडीपी बढ़ने लगा। तो पहले जो 75% लोग किस में डिपेंड थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो धीरे-धीरे क्या होने लगे, मूव होने लगे, है ना? धीरे-धीरे मूव होने लगे, तो कुछ लोग टैरेटरी सेक्टर में भी जाने लगे और कुछ ना कुछ आपका सेकेंडरी सेक्टर में भी जाने लगे, ठीक है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री एंड द ट्रेड, ओके? सो इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट द पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। भाई जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बताया कि भाई एक कंट्री तभी आगे बढ़ सकती है जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा अच्छा हो। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल दैन द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। ये इसने बात यहाँ पे लिखी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, और क्या करता है, मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड करता है और प्रॉस्पेरिटी भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आती है। It is for it is for this reason that the 5-year plans placed a lot of emphasis on the industrial development. You might have studied in the previous chapter that at the time of independence, the variety of industries was very नो। हाँ, जैसे कि हमें पता है कि भाई उस समय हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि इंडस्ट्री की जो वैरायटी है बहुत कम थी, largely confined to cotton textile and jute. There were two well managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and the other in Kolkata. But obviously, we needed to expand the industrial base with a variety of industries if the economy was grow. भाई अगर से हमें क्या अपने इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होना चाहिए। सिंपल ये बात इन्होंने इसमें कही है। तो बोला है कि पहले हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री थी, कॉटन जूट की इंडस्ट्री थी, आयरन स्टील की इंडस्ट्री थी, ठीक है? मतलब बोल रहा है कि दो चार फ्यू ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन था उस समय, ब्लीक इंडस्ट्री थी, मतलब बहुत कम इंडस्ट्री थी, ठीक है? फिर आगे गए, पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर इन द इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है? द बिग क्वेश्चन फेसिंग बाय द पॉलिसी
maker was what should be the role of the government and the private sector in the industrial development. भाई गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव टू कैपिटल टू अंडरटेक, उस समय इंडिया के पास पैसा नहीं था अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉर वाज द मार्केट बिग इनफ टू एनकरेज द इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, मतलब उस समय पैसा नहीं था। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं यार, okay, it is principally for the reason that the erstwhile government had to play an extensive role in promoting the industrialization. गवर्नमेंट का ही काम था इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, तो गवर्नमेंट कैसा काम करेगी बेसिकली इस चर्चा में बात हो रही है इस पैराग्राफ में। इन एडिशन द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमिक ऑन द सोशलिस्ट लाइन लेड टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स, दिस मेंट टू द, आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ओके 1948 में ये बनना स्टार्ट हो गया था, और लेकिन अडॉप्ट कब किया इंडिया ने, ये किया 1956 में। ओके तो इसमें बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के ऊपर जो रेजोल्यूशन है मतलब चेंजेस हैं, तो इसमें 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड द इंडस्ट्री इन 3 कैटेगरीज। ओके पहली कैटेगरी है कि कुछ इंडस्ट्री आएगी हमारी गवर्नमेंट के अंडर में, ओके, फिर कुछ इंडस्ट्री आएगी हमारी प्राइवेट सेक्टर में, और फिर कुछ इंडस्ट्री आएगी हमारे पास जो बची जो रिमेनिंग इंडस्ट्री है वो भी आएगी प्राइवेट सेक्टर में। ओके तो 3 पार्ट्स में इन्होंने इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो अब इसे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स थे और कितनी इंडस्ट्री थी। वैसे बेसिकली मुझे लगता है कि शायद पहले गवर्नमेंट मैक्सिमम जो इंडस्ट्री थी पहले गवर्नमेंट के पास थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, कुछ प्राइवेट के पास आने पड़ी। अब गवर्नमेंट के पास जो 2-3 इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, जैसे कि आप मान के चलो डिफेंस हो गया, फिर केमिकल इंडस्ट्री होगी, है ना। तो ये 2-3 इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के पास अभी भी है, और बाकी सारी किस में है, प्राइवेट सेक्टर्स में है। तो इसमें डीपली कहीं अंदर लिखा होगा तो मैं एक बार देख लेता है कि क्या क्या डीप अगर से लिखा है या नहीं लिखा है। Although there was a category of industries left to the private sectors, the sector was kept under the state control through the system of licensing। भाई लाइसेंस का सिस्टम था, ये आप याद रखना कि भाई कोई बात नहीं, कुछ भी इंडस्ट्री किसी को अपनी खोलनी है तो लाइसेंस की जरूरत थी उस समय, ठीक है, किस प्राइवेट वाले को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना था। नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउडेड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तब तक आप ये इंडस्ट्री नहीं खुल सकती थी जब तक आपको लाइसेंस गवर्नमेंट से ना मिल जाए। दिस पॉलिसी वॉज यूज फॉर द प्रमोटिंग द इंडस्ट्रीज इन अ बैकयार्ड रीजन। भाई इस पॉलिसी को बैकयार्ड रीजन में भी बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। इट वॉज easier to obtain license if the industrial unit was established इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। भाई ये बड़े चालाक बात कर दी उन्होंने यहाँ पे कि अगर जब डाउन साइड क्या करोगे, इंडस्ट्री खोलोगे ना, तो आपको लाइसेंस बहुत इजीली से मिल जाएगा, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन सच द यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशन सच एज टैक्स बेनिफिट एंड द इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टैरिफ। पर्पस ऑफ द पॉलिसी वाज टू प्रमोट द रीजनल, और इसका एक और पर्पस था कि कहीं ना कहीं रीजनल इक्वलिटी पे भी ध्यान दिया जाए। ओके तो आईपीआर के अंदर इन्होंने ये चीजें बताई हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या लिखा है। इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री had to obtain a license from the expanding out for diversifying the production। अगर जो किसी इंडस्ट्री को क्या अगर जो डाइवर्सिफाई करना था अपना एरिया, ठीक है, तो सिंपल उसे करना क्या था, बेसिकली उसे क्या करना था, उसे ये बताना था कि आपको प्रोडक्शन अगर से बढ़ाना है तो हमसे आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको पूरा ही मार्क कर रहा हूँ यहाँ तक, जहाँ तक ये मार्क हो जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन 1955 द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी वाज आल्सो कॉल्ड द कार्वे कमिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कार्वे कमेटी ने एक नाम दिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, ठीक है, याद रखना कार्वे कमेटी। इन 1955 द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी आल्सो कॉल्ड कार्वे कमेटी, ठीक है, नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग द रूरल डेवलपमेंट, कहेंगे रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allowed on the asset of the unit। The limit has changed over a period of a time। In 1950, a small scale industry unit was one which invested
अब मैक्सिमम रुपीज ऑफ 5 लाख, तो वो कितनी लिमिट रखी गई पहले उस समय कितनी थी? 5 लाख। ये याद रखना भैया, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कितनी लिमिट थी। तो इट वाज 5 लाख। क्यों नहीं हो रहा भाई मार्क? मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। एट द प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउडेड इज रुपीज 1 करोड़। आज की डेट में अगर जब बात करें तो कितनी है? 1 करोड़। इट इज बिलीव्ड दैट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। इसमें क्या किया गया कि लेबर इंटेंसिव रखा गया, मतलब इनको मशीन नहीं दी गई। अब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप अपने घर में बोल सकते हो, सिलाई बुनाई का काम करते हैं, और जैसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, है ना, तो वो अपने घर में आप इंडस्ट्री खोल सकते थे। तो लेबर इंटेंसिव इसे रखा गया, इसका नाम दिया गया है कि भाई लेबर इंटेंसिव मतलब लोगों को क्या मिलेगी इससे? जॉब मिलेगी, तो लेबर इंटेंसिव। दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले मशीन ज्यादा यूज करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे? लेबर ज्यादा यूज करेंगे। देयरफॉर जनरेटेड मोर एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए क्या ये क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करेगा। बट दीज इंडस्ट्रीज कैनॉट कंप्लीट विद बिग इंडस्ट्री complete with the big industry firms. It is obvious that the development of small scale industry require them to slided from the large firms. For this purpose, the production of a number of product was reserved for small scale इंडस्ट्री। भाई कुछ बेनिफिट दिया गया, बोला गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लार्ज स्केल वाले नहीं बनाएंगे, मतलब बनाएंगे, लेकिन सिंपल सी बात है कि जो स्मॉल स्केल वाले हैं उनके लिए कुछ प्रोडक्ट को क्या रखा गया? रिजर्व रखा गया। तो भाई ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है फॉर दिस पर्पस द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट वाज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या रखे गए? रिजर्व रखे गए, वरना दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती कि मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने काम से दिमाग से काम लिया। ट्रेड पॉलिसी में क्या चेंजेस आए? देखो ट्रेड पॉलिसी में जो चेंजेस आया वो सबसे पहला है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता है कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है कि हम कर क्या रहे थे? हम अमेरिका से इम्पोर्ट कर रहे थे, वो भी फूड ग्रेन। ठीक है, तो अब सीधा सीधा हमें ये बताना चाह रहे हैं, जो इक्विटी मैंने बताया था आपको वैसा ही सेम ये बताना चाह रहे हैं, सेल्फ लाइंस हमें बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ट्रेड पॉलिसी इसको बोला जाता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया वाज adopted closely related to the trade policy। ठीक है, in the first seven plans trade was characterized by what commonly called inward looking trade strategy। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? इनवर्ड। पहले उसे क्या कहा जाता था? एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। मान तो जा टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहा गया इसे। दिस पॉलिसी एम टू बी रिप्लेसिंग आवर सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओ और जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसे कम करो, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ द इम्पोर्टिंग व्हीकल्स मेड ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, इंडस्ट्री वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। कहा गया है कि अगर जो आप बाहर से कोई व्हीकल खरीद रहे हो तो ऐसा मत करो, क्या करो? अपनी कंट्री के अंदर ही क्या बनाओ? वो प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, इंडस्ट्री वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम इटसेल्फ। इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, प्रोडक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट टुक्स टू फॉर्म्स। ठीक है, टैरिफ एंड कोटा। भाई दो चीजें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। टैरिफ मतलब टैक्सेस, एंड कोटा मतलब क्वांटिटी फिक्स करी। उन्होंने क्या करा? बट एक तो सबसे पहले टैरिफ हटा है, जितने भी टैरिफ थे, जैसे कि टैरिफ बढ़ा, इंपोर्ट में टैरिफ लगा दिया उन्होंने कि अगर हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो उसमें टैक्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। और कोटास, कोटास भी मीन्स होता है कि क्वांटिटी फिक्स करना। जैसे क्वांटिटी कैसे फिक्स करनी? मान मान के चलो हमारी कंट्री को बीएमडब्ल्यू की जरूरत है, 1000 बीएमडब्ल्यू की जरूरत है, लेकिन हमारी कंट्री ने एक भाई क्वांटिटी फिक्स करी, कोटास जिसे बोलते हैं, क्वांटिटी फिक्स करी हुई है। क्या क्वांटिटी? कि हम केवल कितनी मंगाएंगे? हम 100 ही मंगा सकते हैं, बस एक साल में हम 100 बीएमडब्ल्यू मंगा सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने सिचुएशन किया, टैरिफ मतलब इंपोर्ट पे हैवी टैक्स इंपोज कर दिया। ठीक है, और सिंपल क्या करा? एक क्वांटिटी फिक्स कर दी, किसी भी आइटम को मंगाने के लिए क्या कर दिया? एक क्वांटिटी फिक्स कर दी। सो इंपोर्ट गुड्स, यहाँ पे लिखा है दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगे कर दी, जो मैंने आपको बताया, एंड डिस्करेजिंग देयर यूज। अब जो चीज महंगी होती है तो लोग उसे यूज नहीं करते हैं। कोटाज मीन स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, किसी भी चीज की स्पेसिफिक क्वांटिटी को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या आता है, ये आपको याद रखना है
कहीं ना कहीं ये कभी भी पूछ लेता है, इसी ये पूछ सकता है कभी भी आपसे कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में आपका था टैरिफ एंड कोटास। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 plans are impressive indeed, सच में बहुत impressive था. The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 13% in 1951 to, पहले 13% था, फिर 50 से 51 24.6% हुआ, फिर 1991 तक, ठीक है. The rise in the industrial share of GDP in an economic important indicator of a development, ठीक है, सीधा पता लगा कि राइज होने लगा. अब सीधा सीधा आगे चलेंगे भाई, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं. The 6% annual growth rate was of the industrial sector during the period of commendable, ठीक है भाई, 6% ग्रोथ होने लगा, बताया. No longer was Indian industry restricted largely to the cotton, textile and jute. In fact, the industrial sectors became the well diversified by 1990. 1990 तक धीरे धीरे होने क्या लगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने जंप मार ली, एकदम से आगे निकल गया, लार्जली due to the public sector. The promotion of the small scale industry gave opportunity to those people who did not have the capital to start their firms to get the into the business. भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या होने लगा, धीरे धीरे लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिलने लगा, ठीक है. कम पैसे में अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करी, फिर बेनिफिट मिला. प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियस industry in the areas of electronic and automobile sectors which otherwise could not have been developed, ठीक है. ये ज़्यादा यार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से हो जाएगा इसमें, ठीक है. इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर, ये तो हमने पढ़ लिया है. In spite of the contribution made by the public sector to the growth of Indian economy, some of the economists are critical of the performance of the many public sector enterprises. It was proposed to at the beginning of this chapter that the initially public sector was required in a big way. ठीक है. It is now widely held that state enterprises continue to produce the certain goods and services, often the monopolizing them. Although this was no longer required, an example of आगे चलो यार, काफी बेनिफिट होने लगा, ठीक है. प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड इन 2001. दिस फर्म वाज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. द पॉइंट दैट आफ्टर द 4 decades of planned development of an economic, इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, ये आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं. परमिट राज के बारे में कुछ लाइन लिखी है. मैनी पब्लिक सेक्टर इनकर्ड, भाई देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं खुद पढ़ के पहले एक बार देख रहा हूँ कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है ना है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना है ना, कि अब बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, टाइम वेस्ट करने वाली बात थोड़ी है, तो स्टार्टिंग में पढ़ लेना चाहिए था. मैनी पब्लिक सेक्टर्स इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, ठीक है. धीरे धीरे होने क्या लगा, देखो मैं आपको बेसिकली, ये हमारा ट्रेड पॉलिसी आई. ट्रेड पॉलिसी के बाद आपको पता है कि भाई आपको अगर जब परमिशन लेनी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लोगों को बहुत जॉब मिला, हमारी जो सिंपल है जो ग्रोथ होने लगी. लेकिन 1990s के आने तक होने क्या लगा, बेसिकली हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी जो है ना, वो धीरे धीरे डाउन होने लगी. ओके. अब धीरे धीरे डाउन इसलिए होने लगी क्योंकि मैक्सिमम काम कौन देख रहा था, पब्लिक सेक्टर. अब पब्लिक सेक्टर जब काम देख रहा था तो हुआ क्या कि करप्शन ज्यादा पैदा हो गया, है ना. भाई गवर्नमेंट लोग क्या देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, करप्शन बहुत ज्यादा पैदा हो गया. और जो करप्शन बहुत ज्यादा पैदा हो गया तो लोगों को क्या लगा कि नहीं यार, लोग घूस खाने लगे, ब्राइब जिसे बोलते हैं, घूस खाने लगे, है ना. तो उसके बाद हुआ कि जब धीरे धीरे हम नीचे आए, इसे एक लाइन में पढ़ लेता हूँ, वैसे मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है. द नीड ऑफ ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वाज मिसयूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेस. होने क्या लगा, ये करप्शन हुआ क्यों, क्योंकि भाई अब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ था, अब लोग क्या करने लगे, मिसयूज करने लगे इसका. अब बिग इंडस्ट्रियलिस्ट would get a license not for a starting new firm but prevent competitor from a starting new firm, ठीक है. क्या करने लगे, जो बड़े बड़े आदमी है भाई, वही वाली है, जो अमीर आदमी है उनको क्या पैसा मिलने लगा, और वो उनके लिए दिक्कत ही नहीं होने लगी किसी भी काम के लिए, ठीक है. क्योंकि पैसा मिलने लगा ना, पैसा आने लगा, गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने लगी. रेगुलेशन ऑफ व्हाट केम टू बी कॉल्ड द परमिट लाइसेंसिंग राज. अब होने क्या लगा, सीधा
गवर्नमेंट के पास सब कुछ था यार, गवर्नमेंट ही सब कुछ प्रोटेक्ट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब क्या कर रही थी, जो अमीर अमीर आदमी है, जो उनके जेबों में पैसा डाल रहा है, उन सबको क्या देने लगा, लाइसेंस देने लगा। तो कहीं ना कहीं इससे करप्शन बढ़ा, जब करप्शन बढ़ा तो करप्शन बढ़ने के बाद 1990 तक हमारी जो है इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होने लगी धीरे धीरे। जो पहले तो एकदम से बढ़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन से एकदम से बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एकदम से बढ़ा, ट्रेड पॉलिसी से कहीं ना कहीं एकदम से बढ़ा। फिर उसके बाद होने क्या लगा, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी डाउन होने लगी। अब जब डाउन होने लगी तो डाउन होने के बाद हमारी कंट्री को किसकी जरूरत पड़ी, इकोनॉमी रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमी रिफॉर्म, ठीक है। अब इस वाले चैप्टर में इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वाज इम्प्रेसिव इंडीड। भाई ये कंक्लूजन कह रहा है कि पहले 7 साल, 7 5 35 पहले 35 साल तक, मतलब 35 यानी 1980s तक हमारा जो चला, 85 तक हमारा बहुत अच्छा चला। Our industry became far more diversified compared to the situation at the independence. इंडिपेंडेंस डे तक की सिचुएशन से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा देश बहुत आगे निकल गया था। इंडिया बिकेम द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बन गया था, थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारा लैंड आगे बढ़ा, हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ी। लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ हेटेड जमींदार सिस्टम। तो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म के आने से जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर मैनी इकोनॉमिस्ट बिकेम द डिस्टिफाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस। भाई बहुत लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीजें की। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। In the name of self-reliance, the Indian producer were protected against the foreign competition, and this did not give them too intensive to improve the quality of the goods and they that they produce। ठीक है। अब होने क्या लगा भाई, देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी इन्होंने करा इंडिया वालों ने, लेकिन होने क्या लगा कि एक कंपटीशन रोक लिया। कंपटीशन मतलब कैसे रोक लिया कि अगर जो कोई बाहर से चीज आती है तो हमें एक आइडिया मिलता है कि भाई इस काइंड का प्रोडक्ट हमारी कंट्री बना सकती है। तो जब बाहर से हमारे पास चीज ही नहीं आ रही है तो क्या कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन में पीछे हो गए, है ना। सिंपल सी ये बात कह रहा है इस कंक्लूजन में ये। इंडियन पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड that failed to develop a strong export sector. The need for the reform of economic policy was widely felt in the context, ठीक है, changing global economic scenario and the new economic policy was initiated in 1991। भाई धीरे धीरे होने क्या लगा, देखो करप्शन बढ़ने लगा और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी या फिर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं कि हमारा मार्केट जो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होने लगा। तो अब ऐसे में देखो बहुत चीजें बुरी होने लगी, मतलब 90s के बाद, है ना। 80s में खराब होने लगी, 85 के बाद खराब होने लगी चीज़ें, लोगों को पैसा ज़्यादा मिलने लगा। तो जो पैसे वाले लोग थे उनको ज़्यादा लाइसेंस मिलने लगे, वो इंडस्ट्री अपनी खोल सकते थे इजीली। तो अब धीरे धीरे करके हुआ क्या, सिंपली हमने देखा कि हमारी कंट्री को चाहिए क्या, अब हमारी कंट्री को चेंजेस चाहिए। तो चेंजेस जो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो उस वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि इसके बाद आगे हमारी कंट्री के साथ क्या हुआ और कैसे कैसे हमारी कंट्री आगे बढ़ी। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, हो सकता है, मुझको लगता है 1 घंटे से ज़्यादा इसमें टाइम निकल गया है, ठीक है, बट निकल गया। वन शॉट वीडियो है, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें मार्क कर दिया है, देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़ लेना आप, बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। अभी भी अगर जो आप देखें कंडीशन आप देख रहे हो तो 1957 में 59% लोग कहाँ पहुँच गए, 1951 में 59% लोग एग्रीकल्चर में थे, 1991 में 34। मतलब कहीं ना कहीं ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या कि देखो ये तो कम हुआ लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, है ना। तो ये तीनों सेक्टर में हमारी इकोनॉमी तभी डेवलप कहलाती है जब तीनों सेक्टर में क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसका, वर्कफोर्स का, है ना। ये समझने की बात है। ये मैंने मार्क करते हुए चले हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भैया बहुत अच्छे से पढ़ लेना, टैरिफ और कोटास बहुत बार पूछे जाता है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर जो इफेक्ट पूछता है कि क्या इफेक्ट है तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, हमारा जीडीपी बढ़ने लगा, ठीक है। और सीधा ऐसे आप लिख सकते हो कि हमारा जीडीपी कहीं ना कहीं बढ़ने लगा, पहले इतना था फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, है ना। तो ऐसे आप इफेक्ट में लिख सकते हो, पॉजिटिव इफेक्ट लिखना है आपको। लेबर इंटेंसिव कौन से ये है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। पूरा मार के है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अच्छे से पढ़ लेना। ये आईपीआर के तहत इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाइड किया था, ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, मार्क किया हुआ है मैंने। ये भी मार्केट वॉज इजियर टू ऑब्टेन द लाइसेंस, ठीक है।
अगर जब आप गाँव में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, तो ईज़िली आपको लाइसेंस मिल जाता था। अलग-अलग डेटा दे रखा है। सब मार्क करके मैं चल ही रहा हूँ और मैं चला हूँ शुरू से मार्क करके ना सारी चीज़ें। तो देख लेना जो आपको बेनिफिशियल लगती है, आप अपने हिसाब से इसमें पढ़ लो। और जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं वैसे मैंने तो मार्क कर दिया है पूरा। और ये एनसी मार्केटेड सरप्लस ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पूरा ही पढ़ना है। देखो कुछ स्टेट्स हैं, अलग-अलग स्टेट हैं जिनमें फॉलो हुआ था, जिनमें फॉलो नहीं हुआ था। तो इन स्टेट्स को नाम आप याद कर लेना। कौन-कौन सी टेक्निक्स कौन-कौन की टेक्निक की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ा। एचवाईवी सीड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, है ना, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा क्या ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड ग्रेन में हमने अपना नाम कमाया। और अमेरिका से जो हम पहले ले रहे थे उन सब चीज़ों को सेल्फ रिलायंस हम धीरे-धीरे बनने लगे। एग्रीकल्चर की बात करें तो लैंड रिफॉर्म आया, लैंड रिफॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई, तो वो सब चीज़ें आप पढ़ लेना। बस इतना जो मैंने मार्क किया है, अगर से इसे आप देख लोगे, इसकी मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जो हमारे 5 ईयर प्लान के जो गोल्स होते हैं, उनको हम जेम्स से याद करते हैं, जेम्स। यहाँ पे अगर से लिख सकते हैं तो लिख देता हूँ एक बार, हाइलाइट, अंडरलाइन, हाइलाइट से हो जाएगा। जी चलो आप देख लेना, जेम्स याद रखना, कैडबरी जेम्स जो है ना वो याद रखना। या टेक्स्ट लिख देता हूँ ना, टेक्स्ट 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 से हो जाएगा, टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे आप ये याद रखना कि ये क्या टेक्निक थी, GEMS। जी से आपका हो गया भाई ग्रोथ, ई से इक्विटी, एम से हो गया मॉडर्नाइजेशन और एस से हो गया सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये अच्छी बात होगी कि टाइप हो गया। फिर आगे चल के हम ऊपर चलेंगे तो ऊपर में हमारे पास क्या चीज़ें में इम्पोर्टेंट थी। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था भैया। और एक चीज़ और है, मैं आपको लास्ट में बोल रहा हूँ कि लास्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान आया था वो 2012 से और 2017 तक। कुछ इसमें फेलियर भी हुआ था बीच में प्लान, 1989 या 79 के टाइम पे फेलियर भी हुआ था 5 ईयर प्लान। 3-4 साल का गैप रहा था इसमें। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये मार्केट फोर्सेस दिख रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस होती है। इकोनॉमिक सिस्टम और महान लोबिन्स को मत भूलना। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, कहीं ना कहीं जनरल संख्या, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी उन्होंने क्या किया था, फाउंडर थे उसके। तो ये हमारा था सेकंड चैप्टर। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपको कल।